डियर स्टूडेंट्स, भौतिक भूगोल की बीए पार्ट फर्स्ट की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पवनें। आज हम पवनों से संबंधित उनका सामान्य परिचय, उनकी परिभाषा और पवनों को नियंत्रित करने वाले कारकों के ऊपर इस व्याख्यान में चर्चा करेंगे। तो आइए, मैं डॉक्टर वेद प्रकाश यादव, सह आचार्य भूगोल विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, उपस्थित हूँ आपके समक्ष अपने इस व्याख्यान के लिए। पवन शब्द से आप बहुत पहले से परिचित हैं। अंग्रेजी में जिसको हम कहते हैं विंड। पवन वास्तव में प्रवाहित वायु है। प्रवाहित वायु को पवन कहते हैं। यदि वायु शांत है तो हम उसको पवन नहीं कहते, लेकिन वायु में यदि प्रवाह उत्पन्न हो जाता है, वायु में गति उत्पन्न हो जाती है, तो वह प्रवाहित वायु, गतिशील वायु पवन कहलाता है। तो ये बड़ा सरल रूप में हमने आपको ये समझाया। बहुत सारे लोग वायु और पवन को एक ही मानते हैं, लेकिन वायु बिना गति के पवन नहीं है, ये हमें समझने की बात है। बेसिकली पवन में वायु है, लेकिन वायु जब गतिशील होता है तब वह पवन कहलाता है। ये हमें समझने की आवश्यकता है। अब हम बात करेंगे पवन को नियंत्रित करने वाले कौन कौन से कारक और पवन क्यों चलता है। अभी वायु में गति उत्पन्न क्यों होती है, पहले ये प्रश्न पैदा होता है। वायु में गति उत्पन्न होने का कारण है दो स्थानों के वायु दाब में भिन्नता। जब दो स्थानों के वायु दाब में भिन्नता होती है तो उसके कारण उच्च वायु दाब से न्यून वायु दाब की तरफ पवन का, वायु का प्रवाह होता है, अर्थात पवन का प्रवाह होता है। यह बिल्कुल उसी प्रकार से होता है जिस तरह से उच्च ढाल से न्यून ढाल की ओर जल का धरातल के ऊपर प्रवाह होता है। एक नदी जब प्रवाहित होती है तो वह धरातल के ढाल का अनुसरण करती है, धरातल के ढाल के अनुरूप बहती है ऊंचाई से नीचाई की ओर। ठीक उसी प्रकार उच्च वायुदाब वाले क्षेत्रों से न्यून वायुदाब वाले क्षेत्रों की ओर पवन का प्रवाह होता है। एक शब्द आता है दाब प्रवणता। दाब प्रवणता का मतलब है दो स्थानों के बीच वायु दाब में जो अंतर है उसे हम दाब प्रवणता कहते हैं। तो ये दाब प्रवणता इस वायु की गति को, पवन की गति को प्रभावित करता है। अब हम बात कर रहे हैं पवनों को नियंत्रित करने वाले कारकों में। तो पहला इसमें दाब प्रवणता ही है। दाब प्रवणता हमने अभी बताया कि दो स्थानों के वायुदाब में जो अंतर है उसको दाब प्रवणता कहा जाता है। जब समदाब और वायुदाब को हम समदाब रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं मानचित्र पर, ये समदाब रेखाएं जब बहुत पास पास स्थित होती हैं तब दाब प्रवणता अधिक होती है, और जब समदाब रेखाएं परस्पर दूर दूर खींची जाती हैं तो इसके मायने हैं कि दाब प्रवणता कम है। और जितनी ही दाब प्रवणता अधिक होगी उसी के अनुरूप पवन का संचार भी उतना ही अधिक हो जाएगा, पवन उतनी ही तीव्र गति से चलेगी। दाब और पवन के संचार में बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है। पवन अधिक दाब से कम दाब की ओर चलती है और दाब प्रवणता की मात्रा के आधार पर उसकी गति कम और ज्यादा हो जाती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारक है पवन को नियंत्रित करने वाला, वह है पृथ्वी की घूर्णन शक्ति। पृथ्वी अपनी धुरी के ऊपर घूमती है, ये हम सब जानते हैं। पृथ्वी अपने ध्रुवीय अक्ष पर पश्चिम से पूर्व को घूमती है और इस घूर्णन से विक्षेप पैदा होता है, डिफ्लेक्शन पैदा होता है, जो हमेशा क्षैतिज वायु वेग या पवन के लंबवत क्रियाशील होता है। इस बल को सबसे पहले एक फ्रांसीसी गणितज्ञ थे कोरियोलिस, उन्होंने खोजा था। इसलिए इससे उत्पन्न जो बल है
उसको कोरियोलिस बल या कोरियोली बल के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी जो दैनिक उसकी परिभ्रमण गति होती है, उस गति के कारण वायुमंडलीय जो आवरण है वह भी उसी के साथ घूमता है। वायुमंडल भी उसके साथ साथ उस बल के कारण घूमता है पृथ्वी के साथ साथ, और इसका परिणाम यह होता है कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में ये अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। पृथ्वी के घूर्णन शक्ति के कारण उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपनी दाहिनी ओर मूल दिशा के दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा के बाईं ओर मुड़ जाती हैं। और ये बाईं ओर दाईं ओर जो मुड़ती हैं, ये हमें सबसे पहले ज्ञान दिया फेरल ने, और फेरल ने ये बाईं ओर मुड़ेंगी और दाईं ओर मुड़ेंगी किस गोलार्ध में, ये नियम बताया। इसलिए इस नियम को फेरल का नियम कहा जाता है। ये फेरल का नियम है। तो जो हमारी पवनों का विक्षेप है उससे संबंधित ये नियम है। इसी प्रकार से फेरल के नियम के साथ एक और नियम है बाइज-बेलेट का नियम। बाइज-बेलेट ने यह बताया कि यदि जिधर से पवन आ रही है उस ओर हम मुंह करके खड़े हो जाएं तो न्यून वायुदाब उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर होगा और दक्षिणी गोलार्ध में दाईं ओर होगा। उन्होंने वायुदाब की स्थिति बताई कि वायुदाब किधर कम और ज्यादा होगा। एक बार फिर से समझें, बाइज-बेलेट महोदय ने बताया कि जिस दिशा से पवन आ रही है उधर यदि हम मुंह करके खड़े हो जाएं तो न्यून वायुदाब होगा वो उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर होगा और दक्षिणी गोलार्ध में दाईं ओर होगा। इसी तरह से कोरियोलिस का नियम है। उन्होंने बताया कि 1844 में फेरल के नियम को गणितीय रूप से उन्होंने सिद्ध करने की कोशिश की, और उन्होंने बताया कि पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण कोई भी गतिशील वस्तु बाहर की ओर फेंक दी जाती है, और ये बाहर की ओर फेंका जाना उसका विक्षेप बल के कारण होता है, कोरियोलिस बल के कारण होता है। इसी तरह से उन्होंने ये भी बताया कि प्रत्येक स्थान पर विक्षेप बल समान नहीं होता, और विक्षेप बल उन्होंने बताया कि सर्वाधिक जो विक्षेप बल होता है वो ध्रुवों पर होता है और न्यूनतम विक्षेप बल होता है वो विषुवत रेखा पर होता है। तो इस तरह से उन्होंने कोरियोलिस नियम के आधार पर कहाँ विक्षेप बल अधिक होगा और कहाँ विक्षेप बल कम होगा इसके ऊपर प्रकाश डाला। इसी प्रकार से विक्षेप से संबंधित एक हेडले का नियम भी है। हेडले ने यह बताया था कि हमारी पृथ्वी 24 घंटे में अपनी धुरी पर एक घूर्णन करती है, ये हम सब जानते हैं। तो विषुवत रेखा पर इसकी जो गति है वो 1000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जबकि ध्रुवों पर ये न्यूनतम होती है। हमारी पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो विषुवत रेखा पर सर्वाधिक और ध्रुवों पर न्यूनतम होती है। और निम्न अक्षांशों में जब पवन सीधी रेखा में प्रवाहित होती है तो निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचने से पूर्व ही वह स्थान अक्षीय गति के कारण आगे बढ़ जाता है। अक्षीय गति अधिक होती है विषुवत रेखा पर, इसलिए वह स्थान अपने आगे बढ़ जाता है और जो पवन है वो पीछे रह जाती है। इसके विपरीत उच्च अक्षांशों में इसके विपरीत स्थिति होती है, जब पवन अपने निर्दिष्ट स्थान से आगे निकल जाती है जबकि स्थान पीछे छूट जाता है। तो इस तरह से पवन अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, क्योंकि स्थान जो पवन आ रही है उसकी गति के अनुरूप नहीं रहता बल्कि उसमें आगे पीछे हो जाती है। तो पवन अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और मार्ग का ये जो विचलन है इसी को विक्षेप कहा जाता है। यह पवन का विक्षेप है। तो ये हेडले ने एक नियम दिया, विक्षेपण का नियम। अब दो कारण तो ये रहे। पहला कारण तो हमने आपको बताया जो पवनों की गति को नियंत्रित करने वाले कारक हैं, उनमें पहली बात तो हमने आपको ये बताई कि दाब प्रवणता के कारण विचलन पैदा होता, गति पैदा होती है और ये पवन को नियंत्रित करते हैं।
और दूसरा पृथ्वी की घूर्णन गति पृथ्वी के ऊपर चलने वाली पवनों को नियंत्रित करती है। अब एक है पवन का अपकेंद्री बल, यह भी पवन को नियंत्रित करता है। पवन का जो अपकेंद्री बल है वह उसकी गति को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। पवन का मार्ग वक्री या वृत्ताकार होने पर यह बल उत्पन्न होता है। यह बल पवनों के वृत्ताकार पथ के केंद्र से बाहर की ओर लगता है। यह बात समझने की है कि यह बल पवनों का जो वृत्ताकार पथ है उसके केंद्र से बाहर की ओर लगता है। जब कोई कण समान गति से वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहा होता है तब उस मार्ग के केंद्र या आवर्तन के अक्ष की दिशा में जो बल कार्य करता है वह बल अभिकेंद्री बल कहलाता है। मतलब वो केंद्र के अंदर की ओर आता है। इसी बल के कारण यह कण वृत्ताकार मार्ग पर चलता है और अपकेंद्री बल इसको बाहर की ओर ले जाता है। तो पवनों को अपकेंद्री बल बाहर की ओर ले जाता है। इस कारण से इनमें गति को ये नियंत्रित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। इसी तरह से एक घर्षण शक्ति है। घर्षण शक्ति भी धरातल से 500 मीटर की ऊंचाई तक अधिक सक्रिय रहती है, इसलिए 500 मीटर की ऊंचाई तक ये पवनों की गति को प्रभावित करती है। इससे अधिक ऊंचाई के ऊपर ये शक्ति इतनी घट जाती है कि इसका प्रभाव पवनों पर दिखाई नहीं देता है। इसलिए 500 मीटर जो धरातल से 500 मीटर की ऊंचाई तक है वहां पवनों में स्थल भाग के ऊपर 25 से 35 डिग्री और जल भाग के ऊपर 10 से 20 डिग्री का तिरछापन आ जाता है इस घर्षण शक्ति के कारण। घर्षण शक्ति बहुत महत्वपूर्ण कारक है पवनों की दिशा को नियंत्रित करने में और उनकी गति को नियंत्रित करने में। तो ये थे, और ये जो प्रभाव है इस प्रभाव को एकमैन सर्पिल प्रभाव के नाम से जाना जाता है। घर्षण शक्ति के कारण जो प्रभाव उत्पन्न होता है इसको एकमैन सर्पिल प्रभाव के नाम से जाना जाता है। तो ये थी हमारी पवन क्या है और पवनों से संबंधित कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो उनकी गति को नियंत्रित करते हैं, कौन कौन से नियम हैं जिनसे पवन की गति और दिशा प्रभावित होती है, वायुदाब प्रभावित होता है। आज के इस वीडियो में आपने फेरेल का नियम समझा, बायज बेलेट का नियम समझा, कोरियोलिस का नियम समझा, हेडली का नियम समझा। ये बड़े महत्वपूर्ण नियम हैं और एकमैन सर्पिल प्रभाव के ऊपर भी हमने चर्चा की। यह आपके लिए फिजिकल ज्योग्राफी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर था, महत्वपूर्ण व्याख्यान था।